स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 18 जनवरी 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज देख रहे हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज की खबर की शुरुआत तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप वीडियो तो देखते हैं पूरी की पूरी, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। तो ऐसे में अगर आप अभी तक केडीवी लाइव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो, हमारी मेहनत को आप पसंद करते हैं तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। तो आपको बता दूं कि बिहार में जमीन से जुड़े हुए कामों में देरी और टाल मटोल पर अब सरकार सख्त हो गई है। खबर के मुताबिक डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने दाखिल खारिज में लापरवाही करने वाले अफसरों को साफ शब्दों में अल्टीमेट दे दिया है। उन्होंने कहा कि अब जमीन से जुड़े हुए मामलों को लटकाने वालों पर कार्रवाई होगी और जनता को समय पर राहत देना ही प्राथमिकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार विजय सिन्हा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जमीन मापी के मामलों में भी देरी बर्दाश्त नहीं होगी, इसलिए तय समय सीमा के अंदर जमीन मापी की रिपोर्ट जमा करना जरूरी होगा। अगर अधिकारी टाल मटोल करेंगे या फिर बिना वजह फाइल रोकेंगे तो फिर विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। कुल मिलाकर के सरकार का संदेश साफ है, अब जमीन के मामले में भ्रष्टाचार और देरी नहीं चलेगी। इससे आम लोगों को फायदा होगा क्योंकि जमीन विवाद, नापी और फिर दाखिल खारिज जैसे काम जल्द पूरे होंगे और लोगों को दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे। दोस्तों बिहार के लिए कृषि और फिर पशुपालन क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार ने मछली उत्पादन के मामले में देश भर में शानदार प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान हासिल कर लिया है। ये बिहार की मछुआरों और फिर मत्स्य पालन से जुड़े हुए मामलों के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। खबर के अनुसार बिहार में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने तालाबों के विकास, तकनीकी सहायता और योजनाओं पर काम किया है, जिसका असर अब दिखाई देने लगा है। इसके साथ ही रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बिहार में मछली के बीज उत्पादन में भी 44% की वृद्धि हुई है। ये बढ़ोतरी आगे मछली उत्पादन को और ज्यादा बढ़ाने में मदद करेगी। कुल मिलाकर की ये उपलब्धि बिहार की आर्थिक विकास और फिर ग्रामीण रोजगार के लिए बहुत अहम है। जब मछली उत्पादन बढ़ने से किसानों और फिर मछुआरों की आमदनी बढ़ेगी और बिहार देश के बड़े मत्स्य उत्पादक राज्यों में और मजबूत होगा। दोस्तों बिहार में जमीन से जुड़े कामों में देरी करने वाले अफसरों पर अब सरकार सख्ती दिखाई दे रही है। जब खबर के मुताबिक अगर कोई सीओ यानी कि अंचल अधिकारी दाखिल खारिज का मामला बेवजह लटकाएगा तो अब उसे महंगा पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार दाखिल खारिज जनता से जुड़ा बहुत जरूरी काम है, लेकिन कई जगह सीओ और फिर कर्मचारी फाइलों को महीनों तक रोक देते हैं। इसी शिकायत को देखते हुए डिप्टी सीएम ने निर्देश दिया है कि सभी मामलों का समय सीमा के अंदर निपटारा किया जाए। अगर किसी ने बिना वजह केस अटकाया तो उस पर विभागीय कार्रवाई हो सकती है। जब कुल मिलाकर के सरकार का संदेश साफ है, अब जमीन से जुड़े कामों में देरी, भ्रष्टाचार या फिर बहाना नहीं चलेगा। इससे आम लोगों को राहत मिलेगी और फिर दाखिल खारिज जैसे जरूरी काम जल्दी पूरे हो सकेंगे। दोस्तों बिहार की राजनीति में आरजेडी अब नए तेवर के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। जहां खबर के मुताबिक तेजस्वी यादव को पार्टी के अंदर मौजूद भीतरघातियों की रिपोर्ट मिल गई है। इसके बाद आरजेडी ने अंदरूनी सफाई और फिर संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर काम तेज कर दिया है ताकि आने वाले समय में पार्टी को नुकसान न हो। रिपोर्ट्स के अनुसार तेजस्वी यादव अब दो फ्रंट पर तैयारी कर रहे हैं। पहला, पार्टी के अंदर जो लोग गड़बड़ी कर रहे हैं उन पर कार्रवाई, और दूसरा, नीतीश कुमार को घेरने के लिए बड़ा राजनीतिक अभियान। आरजेडी की रणनीति है कि वे बिहार में अपराध, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर के सरकार पर लगातार हमला करेंगे और जनता के बीच बड़े आंदोलन करेंगे। कुल मिलाकर की आरजेडी अब सरकार को घेरने के साथ साथ संगठन को भी मजबूत करना चाहती है। तेजस्वी यादव का फोकस है कि पार्टी में एकजुटता बनी रहे और नीतीश सरकार पर दबाव बना करके विपक्ष की राजनीति को धार दी जाए। दोस्तों बिहार में सरकारी स्कूलों की व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के एक स्कूल में हालात इतने खराब हैं कि एक ही कमरे में दो कक्षाएं चल रही है। इससे बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है और करीब 146 बच्चों की शिक्षा संकट में बताई जा रही है। खबर के अनुसार स्कूल में कमरों की कमी और फिर बुनियादी सुविधाएं ठीक न होने की वजह से शिक्षक मजबूरी में एक साथ 2 क्लास पढ़ा रहे हैं। ऐसे में ना तो बच्चों को ठीक से समझ आता है और न ही शिक्षक सही तरीके से पढ़ा पाते हैं। जहां शोरगुल में पढ़ाई प्रभावित हो रही है और बच्चों का फोकस टूट जाता है। कुल मिलाकर के ये मामला शिक्षा व्यवस्था की असल तस्वीर दिखाता है। जहां जरूरत है
कि स्कूल में जल्द से जल्द नए कमरे बने, संसाधन बढ़े और फिर बच्चों को बेहतर माहौल मिले ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो और भविष्य सुरक्षित बन सके। दोस्तों, बिहार की राजनीति में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने एक बार फिर से बड़ा बयान दे करके सियासी हलचल मचा दी है। जहां खबर के मुताबिक मुकेश सहनी ने साफ कर दिया है कि टिकट बंटवारे की गलती अब नहीं होगी और आगे उन्होंने नीतीश कुमार और पीएम मोदी को लेकर भी वो कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को ब्याज समेत हिसाब चुकाना होगा, यानी कि आने वाले चुनाव में जनता जवाब देगी। रिपोर्ट्स के अनुसार मुकेश सहनी का कहना है कि पिछली बार सीट और फिर टिकट को लेकर के गलत फैसले हुए जिसका नुकसान उनकी पार्टी और समर्थकों को हुआ, इसलिए अब वीआईपी पार्टी अपनी रणनीति मजबूत कर रही है और फिर पार्टी को लेकर के कोई भी समझौता बिना सम्मान के साथ नहीं करेगी। जहां मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी गरीब, निषाद और फिर कमजोर वर्गों की आवाज है, इसलिए उनके साथ अन्याय हुआ तो फिर वीआईपी चुप नहीं बैठेगी। कुल मिलाकर के मुकेश सहनी के बयान का सीधा संदेश यह है कि वीआईपी पार्टी अब बिहार में अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने में के मोड में है, जहां आने वाले दिनों में सीट शेयरिंग, गठबंधन और फिर टिकट को लेकर के सौदेबाजी और तेज हो सकती है और फिर मुकेश सहनी का ये अल्टीमेट उसी दिशा में बड़ा संकेत माना जा रहा है। दोस्तों, बिहार के बक्सर से राशन कार्ड को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बक्सर जिले में 12,000 से ज्यादा राशन कार्ड रद्द होने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। इससे कई लोगों को झटका लग सकता है, खास करके उन लोगों को जिनका राशन कार्ड नियमों के अनुसार ही सही नहीं पाया गया या जो अपात्र माने जा रहे हैं। खबर के अनुसार प्रशासन अलग अलग प्रखंडों में जांच कर रहे हैं और फिर जहां पर गड़बड़ी मिली है वहां पर कार्ड रद्द किए जा रहे हैं। इसमें ऐसे मामले भी शामिल हो सकते हैं जहां पर ई-केवाईसी नहीं हुआ, वहां पर गलत जानकारी दी गई या फिर परिवार की स्थिति राशन कार्ड के नियमों के बाहर आती है। रिपोर्ट में प्रखंडवार आंकड़े भी बताए गए हैं कि किस ब्लॉक में कितने राशन कार्ड पर कार्रवाई होगी। कुल मिलाकर के ये अभियान सरकार की तरफ से अपात्र लोगों को सूची से यानी कि लिस्ट से हटाने और फिर सही लाभार्थी को फायदा देने के लिए किया जा रहा है। या जिन लोगों का कार्ड कटने का डर है उन्हें सलाह है कि वे जल्द ई-केवाईसी दस्तावेज जांच और फिर राशन डीलर ब्लॉक कार्यालय में अपनी उपस्थिति जरूर कन्फर्म कर लें। दोस्तों, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी के पार्षदों को लेकर के बड़ा और सख्त बयान दिया है। खबर के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी ने एआईएमआईएम के पार्षदों को चेतावनी देते हुए कहा कि बिहार की साजिश यहाँ नहीं चलेगी। उनका साफ कहना है कि कोई भी पार्षद अपने हिसाब से राजनीतिक फैसले नहीं करेगा क्योंकि गठबंधन का फैसला पार्टी तय करेगी। जी हाँ, रिपोर्ट के अनुसार असदुद्दीन ओवैसी ने ये बात इसलिए कही है क्योंकि हाल के दिनों में एआईएमआईएम के कुछ नेताओं पार्षदों को लेकर ये चर्चा चल रही थी कि वे स्थानीय स्तर पर अलग अलग दलों से मिलकर के गठबंधन या फिर समझौते की कोशिश कर रहे हैं। इसी को रोकने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ा संदेश दिया है कि पार्टी लाइन से हटकर के कोई भी फैसला किया तो फिर कार्रवाई हो। कुल मिलाकर के असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान पार्टी के अंदर अनुशासन और फिर कंट्रोल दिखाने वाला है, जहां उन्होंने साफ कर दिया है कि एआईएमआईएम में गठबंधन और फिर राजनीतिक रणनीति का फैसला सिर्फ टॉप लीडरशिप करेंगी, न कि कोई पार्षद या फिर स्थानीय नेता। दोस्तों, सोलापुर की राजनीति में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। खबर के मुताबिक टीम हैदराबाद यानी कि एआईएमआईएम ने सोलापुर में ऐसा प्रदर्शन किया कि कांग्रेस का खेल बिगड़ गया। जय चुनावी माहौल में जहां पर बीजेपी की लहर की चर्चा थी, वहीं पर एआईएमआईएम ने भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराते हुए बाजी मार ली है और फिर सबको चौंका दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार एआईएमआईएम ने इस बार मुस्लिम वोटरों के साथ साथ कुछ दूसरे वर्गों में भी पकड़ बनाने की कोशिश की है, जिससे कांग्रेस को नुकसान हुआ है। आमतौर पर जो वोट कांग्रेस के खाते में जाते थे उनमें इस बार एआईएमआईएम की इंटरनेट ने बड़ा फर्क डाला है। यही वजह है कि चुनाव परिणाम को कांग्रेस के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है। कुल मिलाकर के इस नतीजे ने साफ कर दिया है कि एआईएमआईएम अब सिर्फ हैदराबाद या तेलंगाना तक सीमित नहीं रहना चाहती है, बल्कि महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर रही है। सोलापुर का परिणाम आगे आने वाले चुनाव के लिए भी बड़ा संकेत माना जा रहा है। दोस्तों, बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर के एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नया विवाद खड़ा कर दिया गया है। खबर के मुताबिक वायरल वीडियो में एक बीएलओ कथित तौर पर कहता नजर आ रहा है कि पूरी बस्ती को हटा दूं क्या, सिर्फ 50 नाम रख लेता हूं, फिर आप चुनाव जीत जाएंगे ना। इस बयान के बाद लोगों में गुस्सा है और फिर चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार वीडियो सामने आने के बाद मामले को गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि बीएलओ का काम वोटर लिस्ट को सही तरीके से अपडेट करना होता है। अगर किसी अधिकारी की तरफ से ऐसी बात कही गई है तो फिर ये लोकतंत्र और फिर चुनावी प्रणाली के लिए बहुत बड़ा खतरा माना जाएगा। इसलिए लोग मांग कर रहे हैं कि इस मामले की जांच हो और फिर दोषी पर कार्रवाई हो। कुल मिलाकर के ये मामला अब सियासी मुद्दा बन गया है, जब विपक्ष इसे
चुनाव में धांधली का संकेत बता रहा है, जबकि प्रशासन की ओर से जांच की बात कही जा सकती है। जब वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है ये जांच के बाद ही साफ होगा, लेकिन फिलहाल इसने बिहार की राजनीति में हलचल जरूर मचा दी है। दोस्तों, बिहार में जीविका दीदियों की मेहनत अब रंग ला रही है। जब खबर के मुताबिक अब जीविका से जुड़ी हुई महिलाएं पहले की तरह किसी पर निर्भर नहीं है, जब बल्कि वे खुद कमा करके अपने घर को संभाल रही है। जब गांव देहात की महिलाएं अब स्वरोजगार, छोटे बिजनेस और फिर समूह के जरिए आत्मनिर्भर बन रही है। रिपोर्ट के अनुसार कई जीविका दीदियां सिलाई, कढ़ाई, अगरबत्ती, मसाला, पापड़, अचार, डेयरी, खेती, ब्यूटी पार्लर, दुकान, कैटरिंग और फिर दूसरे कामों से हर महीने अच्छी कमाई कर रही है। यह खबर में दावा किया गया है कि कुछ दीदियां हर महीने हजारों से लेकर के 10 से 15 हजार रुपए तक या फिर उससे भी ज्यादा कमाई कर रही है, जिससे घर की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हुई है। कुल मिलाकर के जीविका योजना ने बिहार की महिलाओं को रोजगार और फिर सम्मान दोनों दिया है, इससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और अब वे अपने बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और फिर जरूरतें खुद पूरी कर पा रही है। दोस्तों, बिहार में मौसम को लेकर के चेतावनी जारी की गई है। खबर के मुताबिक मौसम विभाग ने बिहार के 18 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है और कहा गया है कि अभी भले ही दिन में धूप से राहत मिल रही हो, लेकिन एक तय तारीख के बाद फिर से तापमान गिर सकता है और ठंड दोबारा बढ़ सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार इन जिलों में सुबह शाम कोहरा, ठंडी हवा और फिर न्यूनतम तापमान में गिरावट का असर दिख सकता है, जहाँ खास करके उत्तर बिहार और फिर कुछ मैदानी जिलों में ठंड का असर ज्यादा रहने की संभावना है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और फिर बीमार लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। कुल मिलाकर के मौसम विभाग का संकेत है कि ठंडी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, इसलिए अगले कुछ दिनों में तक गर्म कपड़े पहनना जरूरी रहेगा और फिर कोहरे में सफर करते समय भी सावधानी बरतनी होगी। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से सियासी पारा चल गया है। खबर के मुताबिक आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बैठक के बाद सरकार पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि प्रदेश राम भरोसे हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। इसके बाद आरजेडी ने नीतीश सरकार के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है, यानी कि अब विपक्ष सड़कों पर उतर करके बड़ा आंदोलन कर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार तेजस्वी यादव ने बैठक में कहा कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है, खास करके महिलाओं के खिलाफ घटनाएं लगातार सामने आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार सिर्फ प्रचार और यात्राओं में व्यस्त है, जबकि जनता की सुरक्षा और फिर कानून व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर के आरजेडी ने सरकार को घेरने का फैसला कर लिया है। कुल मिलाकर के आरजेडी अब सरकार के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में बिहार में प्रदर्शन, धरना और फिर राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो सकती है। ये साफ है कि बिहार में चुनावी माहौल से पहले राजनीति पूरी तरीके से गर्म होने लगी है। दोस्तों, मैथिली भाषा बोलने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। खबर के मुताबिक अब CTET में मैथिली भाषा को जगह मिल सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि NCTE से मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही इसको लेकर के नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। अगर CTET में मैथिली भाषा शामिल होती है तो फिर मिथिलांचल के हजारों उम्मीदवारों को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि उन्हें परीक्षा में अपनी मातृभाषा में विकल्प मिलेगा और मैथिली भाषा के शिक्षकों की भर्ती का रास्ता भी और मजबूत हो जाएगा। इससे मैथिली भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिलेगी। जब कुल मिलाकर के ये कदम मैथिली भाषा और फिर संस्कृति के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अब लोगों की नज़र CTET के आधिकारिक नोटिफिकेशन पर है, जो कि कब से मैथिली भाषा को CTET में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को लेकर के एक नई चर्चा तेज हो गई है। खबर के मुताबिक सवाल उठ रहे हैं कि तेजस्वी यादव अब संजय यादव से दूरी क्यों बना रहे हैं। यह रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये कोई अचानक फैसला नहीं, बल्कि सोची समझी राजनीतिक रणनीति हो सकती है, जिसका मकसद पार्टी के अंदर घर को मजबूत करना और बाहर नीतीश सरकार को घेरने के लिए बड़ा प्लान तैयार करना है। यह खबर के अनुसार आरजेडी के अंदर लगातार ये बात सामने आती है कि कुछ फैसलों में संजय यादव की भूमिका काफी मजबूत रही है, लेकिन अब तेजस्वी यादव पार्टी और फिर परिवार दोनों लेवल पर अपना कंट्रोल और मजबूत करना चाहते हैं। इसी वजह से माना जा रहा है कि तेजस्वी पार्टी के अंदर विरोध, भीतरघात रोकने और फिर कार्यकर्ताओं में भरोसा बढ़ाने के लिए कुछ नए बदलाव कर रहे हैं। कुल मिलाकर रिपोर्ट का संकेत यही है कि तेजस्वी यादव अब चुनावी मोड में है। वे संगठन को नए तरीके से सेट कर रहे हैं, अंदरूनी समीकरण साध रहे हैं और आगे नीतीश सरकार को मुद्दों पर घेरने की तैयारी में लगे हुए हैं। आने वाले दिनों में आरजेडी की नई रणनीति और तेज हो सकती है। दोस्तों, महाराष्ट्र में AIMIM को मिली जीत के बाद पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी काफी खुश नजर आ रहे हैं। खबर के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये जीत सिर्फ एक वर्ग की नहीं, बल्कि इसमें हमारे कई हम हिंदू भाई भी कामयाब हुए हैं। यानी कि AIMIM की जीत में अलग अलग समुदाय का समर्थन रहा है और कुछ सीटों पर पार्टी के हिंदू
उम्मीदवार भी सफल रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार असदुद्दीन ओवैसी ने इस नतीजे को AIMIM की बढ़ती ताकत बताया है और कहा है कि पार्टी अब सिर्फ हैदराबाद तक सीमित नहीं रही बल्कि महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में भी अपनी पकड़ बना रही है। जब उन्होंने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया है और इसे मेहनत का परिणाम बताया है। कुल मिलाकर के असदुद्दीन ओवैसी के बयान का सीधा संदेश ये है कि AIMIM खुद को सिर्फ मुस्लिम पार्टी वाली छवि से बाहर निकल करके व्यापक राजनीति करना चाहती है। जब महाराष्ट्र की जीत को पार्टी अपने विस्तार और फिर भविष्य की रणनीति के तौर पर देख रही है। दोस्तों, बिहार में सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिकल पर रोक को लेकर के सियासत और बहस तेज हो गई है। यह खबर के मुताबिक नेता नीरज कुमार ने कहा कि अगर सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगती है तो इससे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होगी और सरकारी अस्पतालों में इलाज बेहतर हो पाएगा। यह रिपोर्ट के अनुसार कई बार देखा जाता है कि सरकारी डॉक्टर ड्यूटी के समय भी निजी क्लिनिक या फिर प्राइवेट अस्पताल में ध्यान देने लगे हैं, जिससे सरकारी अस्पतालों में मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिलता है। इसलिए नीरज कुमार का कहना है कि डॉक्टरों की जवाबदेही तय करने और फिर सरकारी अस्पतालों में सेवा बेहतर बनाने के लिए ये फैसला जरूरी है। वहाँ पर कुल मिलाकर के उनका कहना है कि जब डॉक्टर पूरी तरह से सरकारी अस्पताल में अपना समय देंगे तो फिर OPD की व्यवस्था सुधरेगी, मरीजों को समय पर इलाज मिलेगा और सरकारी हॉस्पिटल पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से बड़ा बयान देकर के हलचल बढ़ा दी है। खबर के मुताबिक दही चूरा पार्टी के बाद तेज प्रताप यादव ने कहा कि RJD का JJD में विलय होगा। उनके इस बयान को तेजस्वी यादव पर चुटकी के तौर पर देखा जा रहा है, यह क्योंकि तेज प्रताप यादव ने बातों बातों में तेजस्वी पर भी तंज कस दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार तेज प्रताप यादव का कहना है कि उनकी पार्टी मंच JJD ही असली रास्ता है और RJD को उसी में मिल जाना चाहिए। हालांकि ये बयान काफी विवादित भी माना जा रहा है क्योंकि RJD बिहार की बड़ी पार्टी है और तेज प्रताप यादव के ऐसे बयान से पार्टी के अंदर अनूठे मतभेद की चर्चा फिर से तेज हो गई है। कुल मिलाकर के तेज प्रताप यादव लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे RJD की राजनीति में हलचल बनी रहती है। अब देखना होगा कि उनके इस बयान पर तेजस्वी यादव या फिर लालू प्रसाद यादव की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है और फिर क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या फिर कोई बड़ी रणनीति। दोस्तों, बिहार के पूर्वी चंपारण में विराट रामायण मंदिर परिसर से बड़ी और खास खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग स्थापित किया गया है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ये आयोजन धार्मिक आस्था के साथ साथ बिहार के लिए एक बड़ी पहचान बनता जा रहा है। यह खबर में बताया गया है कि ये इस शिवलिंग की स्थापना के बाद इलाके में खुशी का माहौल है और खास बात यह है कि मुस्लिम समुदाय में भी खुशी देखी जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार मंदिर परिसर के लिए जो जमीन दी गई थी वह दान में दी गई जमीन बताई जा रही है, इसलिए इसी भाईचारे और फिर आपसी सहयोग का भी प्रतीक माना जा रहा है। कुल मिलाकर के ये खबर बिहार के लिए धार्मिक पर्यटन के लिहाज से भी बहुत अहम है। विराट रामायण मंदिर और फिर इस विशाल शिवलिंग के कारण अब देश विदेश से श्रद्धालुओं के आने की संभावना बढ़ गई है, जिससे आसपास के इलाकों में रोजगार और विकास को भी फायदा मिल सकता है। दोस्तों, बिहार की छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। खबर के मुताबिक बिहार सरकार की स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत अब करीब 1.5 लाख छात्राओं के खाते में 50-50 हजार रुपए भेजे जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार ये राशि 1 महीने के अंदर ट्रांसफर की जाएगी, जिससे हजारों छात्राओं को बड़ी राहत मिलेगी। इस योजना का मकसद है कि बेटियां पढ़ाई पूरी करें और फिर आगे की पढ़ाई या फिर करियर में उन्हें पैसों की कमी ना हो। जब 50,000 रुपए मिलने से कई छात्राएं आगे कंपटीशन की तैयारी, उच्च शिक्षा, कोचिंग, किताबें या फिर अन्य जरूरी खर्च आसानी से कर पाएंगी। इससे बेटियों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। कुल मिलाकर के सरकार का ये कदम महिला शिक्षा को बढ़ावा देने और फिर बेटियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। जिन छात्राओं ने इस योजना में आवेदन किया है उन्हें सलाह है कि वे अपना बैंक खाता और फिर DBT स्टेटस सही तरीके से रखें ताकि पैसे समय पर मिल सके। दोस्तों, बिहार के लोगों के लिए बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब बिहार में जनता की समस्याओं को जल्दी सुलझाने के लिए नया सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिसमें हफ्ते में 2 दिन लोग सीधे अधिकारियों से जन सुनवाई कर सकेंगे। इससे आम लोगों को बार बार दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और शिकायतों का निपटारा तेज होगा। यह खबर के अनुसार जन सुनवाई के दौरान जमीन से जुड़े हुए विवाद, दाखिल खारिज, जमाबंदी प्रमाण पत्र, सरकारी योजनाओं की शिकायत, पेंशन, राशन जैसी समस्याओं पर लोग अपनी बात सीधे अफसरों के सामने रख सकेंगे। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे शिकायत का रिकॉर्ड बना करके तय समय में समाधान करें और टाल मटोल नहीं करें। जब कुल मिलाकर के ये कदम प्रशासन को ज्यादा पारदर्शी और फिर जवाबदेह बनने की दिशा में अहम माना जा रहा है। अगर ये व्यवस्था सही तरीके से लागू होती है तो फिर जनता को बड़ी राहत मिलेगी और सरकारी कामों में देरी और फिर भ्रष्टाचार पर भी रोक लग सकती है।
दोस्तों बिहार बोर्ड 12वीं के छात्रों के लिए जरूरी अपडेट है। खबर के मुताबिक 12वीं परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। अब छात्र अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन देख करके डाउनलोड कर सकते हैं और परीक्षा की तैयारी में लग सकते हैं। जब एडमिट कार्ड में छात्र का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, विषय, परीक्षा तारीख और फिर समय जैसी पूरी जानकारी रहती है। इसलिए छात्रों को सलाह है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसे ध्यान से चेक करें और फिर किसी भी तरह की गलती हो तो फिर तुरंत स्कूल कॉलेज से संपर्क करें। जब वहीं पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए छात्रों को बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर के एडमिट कार्ड, इंटरमीडिएट एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर डाल करके एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है। जब परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड साथ लेना जरूरी है, बिना एडमिट कार्ड एंट्री नहीं मिलेगी। दोस्तों बिहार के कटिहार से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कटिहार जिले में गो तस्करी से जुड़ा हुआ मामला सामने आने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस केस में सिर्फ तस्करी ही नहीं बल्कि हिंदू संगठन के नाम पर अवैध उगाही का भी खतरनाक खेल उजागर होने का दावा किया गया है। जी खबर के अनुसार कुछ लोग खुद को संगठन से जुड़ा हुआ बता करके गौ तस्करी रोकने के नाम पर लोगों को डराते थे और पैसों की उगाही करते थे। इसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि मामला सिर्फ प्रचार या फिर दबाव बनाने तक सीमित नहीं है, जब बल्कि इसके पीछे अवैध वसूली और फिर तस्करी का नेटवर्क भी हो सकता है। जब जांच आगे बढ़ी तो फिर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। कुल मिलाकर के ये मामला अब कटिहार में काफी चर्चा में है। पुलिस का कहना है कि पूरे नेटवर्क की जाँच की जा रही है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के फिर हलचल तेज हो गई है। खबर के मुताबिक कुछ दिन पहले तक ये चर्चा थी कि उपेंद्र कुशवाहा कमजोर पड़ रहे हैं या फिर उनकी पार्टी में टूट हो सकती है। लेकिन अब सामने आई पटना आवास की तस्वीरों ने पूरा माहौल बदल दिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि टूटना तो दूर की बात है, कुशवाहा और मजबूत हुई है और फिर इसी वजह से बिहार की राजनीति में खलबली मच गई है। जहाँ खबर के अनुसार पटना में कुशवाहा के आवास पर कुछ नेताओं और फिर समर्थकों की मौजूदगी देखी गई, जैसे ये संदेश गया कि उनकी पकड़ अब भी बनी हुई है। इन तस्वीरों के सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि कुशवाहा एक बार फिर से अपने समाज और फिर पुराने समर्थक आधार को जोड़ करके आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। दोस्तों बिहार के युवाओं के लिए राहत वाली खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में जल्द ही 2 नए विभागों में नौकरी का रास्ता खुलने वाला है। जहाँ खबरों में बताया गया है कि इन दोनों विभागों में कुल 260 पदों पर बहाली की तैयारी चल रही है और बस कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। मंजूरी मिलते ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए विभाग बना रही है ताकि कामकाज तेजी से हो और फिर अलग अलग क्षेत्रों पर बेहतर तरीके से फोकस किया जा सके। इसी वजह से नए विभाग में स्टाफ की जरूरत होगी, जिसके लिए पदों का प्रस्ताव तैयार किया गया है। जब कुल मिलाकर के युवाओं के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। जैसे ही कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी तब नोटिफिकेशन भर्ती प्रक्रिया की जानकारी सामने आएगी। इसलिए अभ्यर्थी को सलाह है कि वे अपडेट पर नजर बनाए रखें और तैयारियां शुरू कर दें। जी हाँ दोस्तों मोतिहारी में धार्मिक आस्था और भव्य आयोजन का बड़ा नजारा देखने को मिला है। खबर के मुताबिक यहाँ पर विराट शिवलिंग की स्थापना की गई है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। इस आयोजन को लेकर के पूरे इलाके में उत्साह का माहौल रहा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचे। रिपोर्ट्स के अनुसार इस शिवलिंग स्थापना कार्यक्रम में पूजा पाठ के लिए कई जगहों से पंडितों को बुलाया गया था। विधि विधान से वैदिक मंत्रों के बीच पूजा कराई गई और शिवलिंग की स्थापना की गई। इस दौरान मंदिर परिसर और फिर आसपास का माहौल पूरी तरीके से भक्ति में बना रहा। कुल मिलाकर के ये आयोजन मोतिहारी के लिए एक बड़ी पहचान बन गया है। शिवलिंग की स्थापना से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और आने वाले दिनों में यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में AIMIM ने बड़ा प्रदर्शन करके सबको चौंका दिया है। खबर के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने कुल 114 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और फिर असदुद्दीन ओवैसी समर्थकों ने इसे संगठन की बड़ी सफलता बताया है। रिपोर्ट्स के अनुसार AIMIM ने कई नगर निकाय क्षेत्रों में मजबूत चुनाव लड़ा और सीधे मुकाबले में बड़ी पार्टियों को कड़ी टक्कर दी। खास बात यह रही है कि पार्टी ने सिर्फ कुछ इलाकों तक सीमित नहीं रह करके अलग अलग जगहों पर अपनी पकड़ मजबूत की है। इससे ये साफ हुआ है कि महाराष्ट्र में AIMIM को वोट बेस बढ़ रहा है। कुल मिलाकर के AIMIM की ये जीत पार्टी के विस्तार के लिहाज से बहुत अहम मानी जा रही है। 114 सीटों पर जीत के बाद अब माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव में भी AIMIM अपनी रणनीति और तेज कर सकती है।
दोस्तों एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है। पार्टी का ये प्रदर्शन इसलिए भी खास है क्योंकि पार्टी इस चुनाव के समय अंदरूनी विवाद, टिकट वितरण से जुड़े हुए विरोध और फिर कई वरिष्ठ पदाधिकारियों के इस्तीफे का सामना कर रही थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार पार्टी ने छत्रपति संभाजी नगर निगम में 33 सीटें जीत करके पिछली बार के प्रदर्शन की तुलना में स्पष्ट उछाल दर्ज किया है। जहां राज्य स्तर पर एआईएमआईएम ने कुल 126 सीटें जीती है। इसमें मालेगांव में 21, नांदेड़ बगाला में 14, अमरावती में 12, धुले में 10, सोलापुर में 8, मुंबई में 8, नागपुर में 6, अकोला में 3, अहियाल नगर और फिर जालना में 2 और थाने में 5 सीटें शामिल है। एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने चुनावी नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी का प्रदर्शन ये दर्शाता है कि एआईएमआईएम केवल एक समुदाय तक सीमित नहीं है। इम्तियाज जलील ने बताया है कि एआईएमआईएम ने टिकट पर हिंदू, एससी और फिर एसटी समुदाय के उम्मीदवार भी उतारे हैं। संभाजी नगर के गुलमंदी वार्ड में 4 विजेता उम्मीदवारों में से 2 एआईएमआईएम के थे, जो पारंपरिक रूप से शिवसेना और फिर बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है। इम्तियाज जलील ने कहा कि एआईएमआईएम नागरिकों के हित में उठाए जाने वाले कदमों का समर्थन करेगी, जहां उनका मानना है कि पार्टी का यह प्रदर्शन उस अंदरूनी कलह के बावजूद महत्वपूर्ण है जो 2015 में संभाजी नगर से 24 पार्षदों में से 21 को हटाए जाने के बाद शुरू हुआ था, जहां उस समय नाराज नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और पार्टी की नेतृत्व को हस्तक्षेप करना पड़ा। वहीं पर एआईएमआईएम के इस प्रदर्शन से साफ है कि पार्टी ने महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और अंदरूनी मतभेदों के बावजूद भी मतदाताओं के बीच प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई है। इस बीच आपको बता दें कि इस चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा। संभाजीनगर में कांग्रेस ने 71 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन केवल मलेका हबीब कुरैशी अपनी सीट बचा सकी। जब कांग्रेस ने 2015 में 11 सीटें जीती थी। विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस की हार का कारण खराब योजना और फिर खुद को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के विकल्प के तौर पर पेश करने में सफल रहा। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देगा। दोस्तों मिलिए एआईएमआईएम के हिंदू उम्मीदवार विजय उबाले से, जिन्हें गोवंडी के वार्ड नंबर 140 में ऐतिहासिक जीत मिली है। एआईएमआईएम यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हिंदू उम्मीदवार विजय उबाले ने 2026 के बृहन मुंबई नगर निगम यानी कि बीएमसी चुनाव में गोवंडी के वार्ड 140 के से शानदार जीत हासिल की है। विजय उबाले ने 1237 वोटों से बढ़त के साथ जीत ली है। उनकी जीत को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक पल माना जा रहा है, जो ये दिखाता है कि पार्टी ने अपनी पारंपरिक अल्पसंख्यक वोट बेस से आगे बढ़कर के अपनी अपील को बढ़ाने की सफल कोशिश की है। जब विजय के समर्थकों ने, जो उन्हें अक्सर विजय सर कहते हैं, उनकी जीत का बड़े धूमधाम से जश्न मनाया। जब उनकी जीत के बाद हुए शानदार जश्न के वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गए। जब उबाले, जो कि एक जाने माने स्थानीय सोशल वर्कर हैं, उन्होंने एक ऐसे वार्ड में शिंदे सेना और फिर शिवसेना, एनसीपी यानी कि शरद पवार और फिर यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को भी हराया है, जहां पर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। जहां उनका कैंपेन अपने वार्ड के विकास पर बहुत ज्यादा फोकस रहता था। जहां वहीं पर 2026 के बीएमसी चुनाव एआईएमआईएम के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुए हैं, जिसने भारत की सबसे अमीर सिविक बॉडी में अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर ली है। एग्जिट पोल के अनुमान को गलत साबित करते हुए पार्टी ने मुंबई में दर्जनों सीटें जीती है, जो पिछली बार के मुकाबले काफी ज्यादा है। विजय उबाले के अलावा पार्टी ने खैरुन्निसा, अकबर हुसैन और फिर महजबीन खान जैसे उम्मीदवारों को भी जीत दिलाई है, जो कि अनुभवी कार्यकर्ताओं और फिर नए चेहरों का मिश्रण दिखाता है। जब पूरे महाराष्ट्र में एआईएमआईएम ने अलग अलग नगर निगमों में 121 सीटें जीती है और छत्रपति संभाजी नगर में 33 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। जब पार्टी ने मालेगांव में भी अच्छी पकड़ बनाई है और फिर चंद्रपुर जैसे शहरों में अपनी पहली बार चुनाव लड़ा। हालांकि बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने आखिरकार बीएमसी में 118 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया, लेकिन एआईएमआईएम के प्रदर्शन ने इसे शहरी राजनीति में एक मजबूत तीसरे ध्रुव के रूप में स्थापित किया है। दोस्तों अब बिहार के सरकारी डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक, प्राइवेट अस्पताल में प्रैक्टिस यानी कि सेवा नहीं दे सकते हैं। जब बिहार के सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक में आकर के सेवा नहीं दे सकता है, एक बहुत बड़ी खबर है बिहार के डॉक्टरों के लिए, बुरी खबर है। जी हाँ, बिहार में सरकारी अस्पतालों की बदहाली व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। अब बिहार के सरकारी डॉक्टर निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। इसके लिए सरकार जल्द ही एक नई नीति लागू करने
करने जा रही है। ये ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार 16 जनवरी 2026 को पश्चिमी चंपारण के बेतिया में अपनी समृद्धि यात्रा के पहले दिन किया है। तो आपको बता दूं कि रमना मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिकल पर रोक लगाने के लिए सरकार नीति बनाएगी। उन्होंने कहा कि अक्सर शिकायत मिलती है कि डॉक्टर अस्पतालों में समय पर नहीं मिलते हैं, बल्कि निजी क्लिनिकों और फिर अस्पतालों में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। इसका खामियाजा गरीब और फिर ग्रामीण मरीजों को भुगतना पड़ता है। इसी समस्या को खत्म करने के लिए सरकार अब कड़ा कदम उठाने जा रही है। जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले से आम जनता को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, खास करके ग्रामीण इलाकों में जहां पर सरकारी अस्पताल ही लोगों की पहली उम्मीद होते हैं, वहां पर अब डॉक्टर नियमित रूप से मौजूद रहेंगे। जब मरीजों को समय पर इलाज मिलेगा और उन्हें मजबूरी में निजी अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वहीं पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि सरकारी डॉक्टरों को जनता की सेवा के लिए नियुक्त किया गया है और उनकी पहली जिम्मेदारी सरकारी अस्पतालों में मरीजों का इलाज करना है। निजी प्रैक्टिकल की वजह से ये जिम्मेदारी प्रभावित होती है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं पर इसी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसान मेला सह कृषि यंत्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। उन्होंने प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और किसानों से संवाद भी किया है। दोस्तों, किशनगंज में एक महिला ने एक बार में 4 बच्चों को जन्म दिया है। ये मामला अब पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। डॉक्टरों की एक विशेष टीम ने बेहद जटिल ऑपरेशन करके इस डिलीवरी को सफल बनाया है। राहत की बात यह है कि जच्चा और चारों बच्चा पूरी तरीके से सुरक्षित और स्वस्थ बताए जा रहे हैं। तो आपको बता दूं कि किशनगंज से इस वक्त एक बेहद खुशी भरी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जब माता गुजरी मेडिकल कॉलेज यानी कि एमजीएम में एक महिला ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया है। ये मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। डॉक्टरों की एक विशेष टीम ने बेहद जटिल ऑपरेशन करके इस डिलीवरी को सफल बनाया है। राहत की बात यह है कि जच्चा और चारों बच्चा पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। दरअसल तिरागाज प्रखंड की भौराहा पंचायत की रहने वाली जूली देवी को परसों पीड़ा के बाद एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जांच के दौरान डॉक्टरों को पता चला कि महिला के गर्भ में 4 बच्चे हैं। स्थिति को देखते हुए तुरंत एक विशेष मेडिकल टीम का गठन किया गया। डॉक्टर चांदनी सहगल के नेतृत्व में डॉक्टरों ने क्रिटिकल ऑपरेशन का फैसला लिया। करीब कई घंटों की करीब मेहनत के बाद ऑपरेशन सफल रहा और महिला ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया। जी हां, ऑपरेशन थिएटर के बाहर परिजन दुआ कर रहे थे। जैसे ही डॉक्टरों ने बाहर आकर के सफलता की जानकारी दी तो फिर पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। जूली देवी के परिवार में पहले से ही एक बेटा और एक बेटी है। अब 4 और बच्चों के आने से घर में कुल 6 बच्चों की किलकारी गूंजने लगी है। जब बच्चों के नाना ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये उनके लिए ईश्वर का अनुपम उपहार है। उन्होंने डॉक्टरों और फिर अस्पताल प्रशासन का दिल से धन्यवाद अदा किया है। वहीं पर डॉक्टरों के मुताबिक चारों नवजातों का वजन सामान्य से थोड़ा कम है, इसलिए उन्हें विशेष निगरानी में रखा गया है। सभी बच्चों को NICU यानी कि नवजात गहन चिकित्सा इकाई में शिफ्ट किया गया है। वहां पर उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। दोस्तों, अब बिहार के सरकारी डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक, प्राइवेट अस्पताल में प्रैक्टिस यानी कि सेवा नहीं दे सकते हैं। जब बिहार के सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक में आकर के सेवा नहीं दे सकता है, एक बहुत बड़ी खबर है। बिहार के डॉक्टरों के लिए बुरी खबर है। जी हां, बिहार में सरकारी अस्पतालों की बदहाली व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। अब बिहार के सरकारी डॉक्टर निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। इसके लिए सरकार जल्द ही एक नई नीति लागू करने जा रही है। ये ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार 16 जनवरी 2026 को पश्चिमी चंपारण के बेतिया में अपनी समृद्धि यात्रा के पहले दिन किया है। तो आपको बता दूं कि रमना मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिकल पर रोक लगाने के लिए सरकार नीति बनाएगी। उन्होंने कहा कि अक्सर शिकायत मिलती है कि डॉक्टर अस्पतालों में समय पर नहीं मिलते हैं, बल्कि निजी क्लिनिकों और फिर अस्पतालों में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। इसका खामियाजा गरीब और फिर ग्रामीण मरीजों को भुगतना पड़ता है। इसी समस्या को खत्म करने के लिए सरकार अब कड़ा कदम उठाने जा रही है। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले से आम जनता को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, खास करके ग्रामीण इलाकों में जहां पर सरकारी अस्पताल ही लोगों की पहली उम्मीद होते हैं, वहां पर अब डॉक्टर नियमित रूप से मौजूद रहेंगे। जब मरीजों को समय पर इलाज मिलेगा और उन्हें मजबूरी में निजी अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वहीं पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि सरकारी डॉक्टरों
डॉक्टरों को जनता की सेवा के लिए नियुक्त किया गया है और उनकी पहली जिम्मेदारी सरकारी अस्पतालों में मरीजों का इलाज करना है। निजी प्रैक्टिकल की वजह से ये जिम्मेदारी प्रभावित होती है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं पर इसी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसान मेला सह कृषि यंत्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। उन्होंने प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और किसानों से संवाद भी किया है। दोस्तों, बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन ना चुकाने वालों पर अब एफआईआर दर्ज होगी। अगर आप भी बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लोन लिया है तो ये आपके लिए बहुत ही बुरी और बड़ी खबर है। दरअसल बिहार के लाखों छात्रों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। अगर आपने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोन लिया है और तय समय पर इसकी किस्त नहीं चुकाई है तो अब आपके खिलाफ एफआईआर और सर्टिफिकेट केस दर्ज हो सकता है। राज्य सरकार ने ऐसे डिफॉल्टर छात्रों पर सख्ती बरतने का फैसला किया है। ऐसे में जरूरी है कि छात्र समय रहते सावधान हो जाएं और जान ले कि इस कार्रवाई से कैसे बचा जा सकता है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत सरकार युवाओं को हायर एजुकेशन के लिए कम ब्याज दर पर लोन देती है। इस योजना से लाखों छात्रों को पढ़ाई करने का मौका मिलता है। जब पढ़ाई पूरी करने के 1 साल बाद से छात्रों को लोन की किस्त चुकानी होती है, लेकिन सरकार को पता चला है कि बड़ी संख्या में छात्र पढ़ाई पूरी करने के बाद भी लोन वापस नहीं कर रहे हैं। सरकार ने राहत देते हुए 2018 के बाद लोन लेने वाले छात्रों का ब्याज माफ कर दिया है, यानी कि अब छात्रों को सिर्फ मूलधन ही चुकाना होगा। हालांकि जिन छात्रों ने पहले ही ब्याज सहित किस्त चुका दी है उन्हें रिफंड नहीं मिलेगा, लेकिन अब भी कई छात्र ऐसे हैं जो मूलधन भी वापस नहीं कर रहे हैं। वहीं पर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार में करीब 3,89,363 छात्रों का ब्याज माफ किया जा चुका है। इसके बावजूद भी लगभग 62,436 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने लोन की किस्त शुरू नहीं की है। अब इन छात्रों पर सरकार सख्त कार्रवाई करने जा रही है। जनवरी के अंत तक राज्य के यानी कि बिहार के सभी 38 जिलों में ऐसे छात्रों पर सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जाएगा जो आगे चलकर के एफआईआर में बदल सकता है। अगर सर्टिफिकेट केस दर्ज होता है तो आपकी डिग्री रोकी जा सकती है, सरकारी नौकरी में परेशानी आ सकती है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए समय रहते लोन चुकाना बहुत जरूरी है। अब सवाल है कि आखिर एफआईआर से कैसे बचें। तो आपको बता दूं कि अगर आपके पास अभी लोन चुकाने के लिए पैसे नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने जिले के डीआरसीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग सेंटर जाकर के एक आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए आपको नोटरी स्टाम्प पेपर पर कोर्ट से वेरिफिकेशन करा करके एक सर्टिफिकेट जमा करना होगा। इसके बाद आपको 6 महीने का अतिरिक्त समय मिल सकता है। जो ओवैसी को पसंद नहीं करता है वह जहन्नम की आग में जले। जी हाँ, ये बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। इस बयान के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है और लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर राजनीति में धर्म को घसीटना कहां तक सही है। दरअसल सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है जिसमें एक नौजवान युवक खुले तौर पर यह कहते हुए नजर आ रहा है कि जो मुसलमानों को पसंद नहीं करता वह जहन्नम की आग में जले। इस बयान के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई और लोग दो खेमों में बढ़ गए। जो कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ इसका विरोध भी कर रहे हैं। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से डिटेल से बताएंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार हमारे इस पेज पर आए तो इस पेज को भी आप फॉलो कर लीजिए इसी तरह की खबरें देखने और सुनने के लिए। तो आपको बता दूं कि एक तरफ इस युवक के कुछ समर्थक सामने आए हैं जो कह रहे हैं कि उसने अपनी भावनाएं जाहिर की है और हर इंसान को अपनी राय रखने का हक है। उनका तर्क है कि ये उसका व्यक्तिगत विचार है जिसे जबरदस्ती गलत ठहराना ठीक नहीं है। वहीं पर समर्थकों का कहना है कि वे ओबीसी का प्रशंसक है इसलिए भावुक होकर के उसने ये बात कही है। वहीं पर दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोग इस बयान का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि किसी राजनीतिक नेता को धर्म से जोड़ना और किसी को जहन्नुम भेजने जैसी बातें करना ना तो संवैधानिक रूप से सही है और न ही इस्लामी शिक्षाओं के मुताबिक। जब विरोध करने वालों का साफ कहना है कि इस्लाम किसी को गाली देने, नफरत फैलाने या जबरदस्ती अपनी सोच थोपने की इजाजत नहीं देता। जब कई बुद्धिजीवियों और फिर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इस बयान की कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक युवक की बात नहीं है बल्कि ये दिखाता है कि राजनीति किस तरह लोगों के जहन में जहर घोल रही है। नेता भले खुद ऐसा ना कहे लेकिन उनके समर्थक इस तरह की कट्टर सोच को आगे बढ़ा रहे हैं।